नमस्कार, स्वागत है आपका रिच क्लिक शो हिंदी में। इस शो में हम आपके पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर चल सकते हैं। मैं हूं चेष्टा शर्मा और मैं हूँ कीर्तिमान शर्मा। तो आपके भेजे हुए प्रश्नों में से आज एक प्रश्न मैंने उठाया जो काफ़ी सरल है। तो आज मुझे क्वेश्चन भेजा गया है कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट की नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मेरे पास एफडी में अभी कुछ एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए रखे हैं जिसे मैं निवेश करना चाहती हूँ। तो क्या स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज लेके मैं इन्वेस्ट करूँ या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो आपके पास कॉल आ रहे हैं उनसे उनको पैसे दे के उनके थ्रू इन्वेस्ट करा दूं? क्या सही रास्ता रहेगा और कहाँ मैं 10 लाख रुपए निवेश करके अब और आगे अपना फ़ायदा उठा सकती हूँ? चलिए, ये है आज का प्रश्न, काफ़ी लंबा है। तो मैं इसको कुछ हिस्सों में ब्रेक करना चाहता हूँ और वो ये है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र वाली जो बात रही, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी आपको नॉलेज ज़रूर गेन करनी चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइज़र कुछ बोल रहा है तो आपको उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। आपको समझना होगा एक डिफरेंस को कि फाइनेंशियल एडवाइज़र और एक सेल्स पर्सन में फ़र्क क्या है। ये प्लीज़ ज़रा समझने की कोशिश करिए और ये आप समझ तभी पाएंगे जब आपको फाइनेंस की कुछ नॉलेज होगी। दूसरा जो इसके अंदर बात आती है वो ये आती है कि आपने सोचा कि मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। ऐसा सोचा ही क्यों, क्या रीज़न है? हाँ, आपके पास 10 लाख रुपए हैं एफडी में, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है? ये क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपने गलत सवाल पूछ लिया है। ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो जमा कर रहे हैं पैसे, है ना, कुछ उसका क्या रीज़न है? आप आखिर में चाहते क्या हैं कि जो मेरे पास पैसे जमा हो जाएँ उसका क्या हो जाए? क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं क्या, या फिर अपना घर कुछ खरीदना है उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं क्या, या आपको अगले ही साल पैसे चाहिए। तो ड्यूरेशन के हिसाब आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि ड्यूरेशन है क्या? क्योंकि ड्यूरेशन अगर इसमें नहीं क्लियर है तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाना थोड़ा सा ऐसा है कि क्योंकि मैं आपको कुछ बता दूंगा और आप उसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल से बता देते हैं। तो हम अगर शुरू से शुरू करें, क्योंकि मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ तो मुझे ये भी मालूम नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है, और मुझे दूसरी एक और बात मुझे मालूम नहीं है वो ये कि अभी आप टैक्स सेविंग के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। तो बहुत सारे एजम्पशंस हो गए वैसे तो, लेकिन फिर भी शुरू करते हैं। तो अगर शुरू करने की बात करूं तो अगर मुझे कुछ भी मालूम नहीं है तो एज अ डिस्क्लेमर ओनली मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। वो ये है कि मेरा एक फार्मूला है और उसके अंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ब्लूप्रिंट, और ब्लूप्रिंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने अपने लिए कोई इमरजेंसी फंड रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। अब आप ये बोलेंगी मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एज अ डिस्क्लेमर क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि आप इसी 10 लाख रुपए को स्टॉक मार्केट में डाल देने वाले हो या आगे जो कमाएंगे पैसे उसको डालने वाले हो। अगर आगे कमाने वाले हो और उसको पैसे को डालने वाले स्टॉक मार्केट में तो फिर भी काफ़ी ठीक है, राइट। लेकिन आपने कोई इमरजेंसी फंड आपको रखना है। दूसरा पॉइंट है कि एक नो सैलरी फंड भी रखना है कि अगर आपने पहले इमरजेंसी फंड जो है वो छोटा सा क्रिएट कर लिया, जैसे कि 1 महीने का, कि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अचानक से कुछ पैसे चाहिए जिसका कुछ पता नहीं है, तो हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए। अगर इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो वो इमरजेंसी में आए नहीं, वो तीसरा पॉइंट है ब्लूप्रिंट का ही कि हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना ज़रूरी है। और देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस अचानक से ही किक इन नहीं हो जाता, अचानक से ही नहीं मिल जाता। कुछ घंटों का, अगर बहुत अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस है तो भी कुछ घंटों का फ़र्क पड़ता है। तो कुछ घंटों में आप क्या अगर मतलब चोट लगी है तो बैठे तो ना रहेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ खर्चा करना होगा। तो उस दौरान के लिए आपको हमेशा आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये बिल्कुल, इसको हम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में रखेंगे, एफडी में रखेंगे। हमारा इसके लिए मकसद ये नहीं है कि ये ग्रो करके बहुत कुछ बन जाए, हमारे लिए इसका मकसद ये है कि ये हो और हमारी जो प्रॉब्लम आए उसमें हमारा साथ दे। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड पहले से ही इसके अलावा है तो बहुत बढ़िया है,
और अगर इमरजेंसी फंड के ही आप पैसे स्टॉक मार्केट में ना लगाएं, क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। राइट। और इसके अलावा जो दूसरा था कि नो सैलरी फंड ये है कि अगर आप काम जो भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो अगर छूट जाता है या फिर वो आप नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो आपके पास 3 से 6 महीने के नो सैलरी फंड होने चाहिए। ये कितने होने चाहिए, इसका सिंपल सा आंसर है, वो ये होने चाहिए कि जितना भी आपके एक्सपेंसेस हैं इस वक्त घर के, वो सारे एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय 3, और फिर हम इसी फंड को ग्रो करते करते 6 तक एटलीस्ट पहुँचेंगे। जब आपके पास ये फंड्स होंगे तो आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से बात कर सकेंगे, या फिर जब नॉलेज गेन करेंगे तो आराम से कर सकेंगे। जब अपने आप से खुद से पैसे लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस से लगाएंगे कि कुछ बात नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास बेसिक्स एकदम क्लियर कर रखे हैं। तो ये सारा चीज़ था, ये एक वो था कि आपको ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप करेंगे। ठीक है, अब आते हैं असली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। तो अगेन, जैसे क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि आपका जो टर्म है, मतलब आप कितने समय तक पैसे रखना चाहते हैं, ये मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स बता देता हूँ जो कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप एफडी में कर ही रहे हैं तो आपको 3, 4, 5% मिल रहा होगा एफडी रिटर्न्स में। अब कुछ एफडी रिटर्न्स में 2022 के अंदर कुछ एफडीज बढ़ गई हैं, है ना, तो एक ये रिटर्न हो गया। तो इसमें सेफ है, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, बेयरली बीट कर रहा है, लेकिन पैसे सेफ हैं, लिक्विड है, आप निकाल सकते हैं। राइट। दूसरा है कि अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आजकल करना अलाउड है। एफडी में जब हम डालते हैं पैसे, जब निकलते हैं पैसे, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, जो इंटरेस्ट है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हैं, रेलवे के बॉन्ड्स हैं, ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स आप एक प्लेटफॉर्म है गोल्डन पाई। हाँ जी, हमारी कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्डन पाई, उस पर जाके आप ढूंढ सकते हैं कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स कौन से हैं। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि जब आपको आप पैसे डाल रहे हैं, तो जो पैसे जो निकलेंगे, जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि असेंशियली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल गया ना, क्योंकि आपको जो टैक्स देना पड़ता था, अब वो टैक्स देना नहीं पड़ा। तो इनका जो रिटर्न है जनरली 5 से 6% के बीच में ही रहता है। लेकिन एफडी में भी अगर 5 से 6% रहता है और गवर्नमेंट बॉन्ड में भी 5 से 6% रहता है, तो हम इसमें क्यों जाएं? वो इसलिए क्योंकि इसमें टैक्स नहीं लगता। अच्छा, तो जब आप एफडी से पैसे निकालेंगे तो आपको टैक्स लगेगा, और अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड से पैसे निकालेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी सिमिलर है। जी। तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है कि अगर आपको 7 से 8% जाना है तो आप पीपीएफ में जा सकते हैं। तो पीपीएफ ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, 15 साल का टर्म रहता है, गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इसमें डाल सकते हैं साल के अंदर। उस 1.5 लाख रुपए पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो पैसे निकलेंगे उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, और जो पैसे इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो बिल्कुल परफेक्टली टैक्स फ्री है पीपीएफ एकदम। और इसमें 7 से 8% मिलता है। इस वक्त का रेट ऑफ रिटर्न भी ऐसा ही है। ये हर क्वार्टर में रेट जो है वो चेंज होता है, लेकिन लगभग इसी रेंज में ये रेट रहता है। 15 साल की ड्यूरेशन रहती है। आप इससे लोन ले सकते हैं अपने ही पैसे का। उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक तरीके से माने कि 15 साल के लिए आपके पैसे फिक्स जगह पे हैं, तो रिटर्न खूब सारा अच्छा मिलता है, क्योंकि आप उसको छेड़ नहीं रहे हैं। जो कंपाउंडिंग है उसमें होती जा रही है। अगर आप ये 10 लाख रुपए रिटायरमेंट के लिए डाल रहे हैं तो शायद पीपीएफ में बढ़िया रहेगा। पीपीएफ में भी डाल सकते हैं, क्योंकि एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है। राइट, ठीक है। अब लेकिन आपने पूछा था कि स्टॉक्स में डाल लें, तो यहाँ पर आते हैं असलियत में कि स्टॉक्स में रिटर्न मिल सकता है। देखो, आपने 8% से लेके 15% तक का बहुत बड़ा ब्रैकेट है कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। बल्कि कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन हम जो रिटर्न देख रहे हैं, अगर पिछले 20 साल का अगर आपको कोई बताएगा कि सेंसेक्स या निफ्टी कितना देता है, तो लगभग 15% रिटर्न देता है, जो कि पुराने सारे इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा है। हाँ। लेकिन एक बात है कि इसमें फ्लक्चुएशन होती है ना, ऊपर नीचे जाता है। अगर ये ऊपर नीचे जाता है और आप इसको रोज देखेंगे तो आप बहुत परेशान रहेंगे, है ना। तो स्टॉक मार्केट में रोज देखने वाले, या फिर अगर आपको पैसे आपने वो वाले डाले हैं
जिनकी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो पैसे अगर आपके स्टॉक्स में है तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपको जिस वक्त चाहिए होंगे, आप उम्मीद कर रहे होंगे कि ऊपर मिलेंगे और वो मिले नीचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पैसे आपको बिल्कुल चाहिए वो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालने चाहिए कि वो लिक्विड हो और वो सेफ हो और वो मतलब चाहे कम रिटर्न मिल रहा हो लेकिन मेरे को मिले, पैसा मिले। जब आपको चाहिए हो उस हाँ। समय मिल जाए आपको वो हाँ। पैसा। इंटरेस्ट, एक मैं कोटेशन भी पढ़ रहा था एक कि मैं नाम भूल गया उसका, उसमें ये था कि ये सम बिलियनर है वही, तो वो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको वो देते हैं कि मतलब कहते हैं कि हम देंगे, लेकिन अगर वो डिप में चले गए और वो जितने पैसे हमने लगाए थे उससे भी कम हो गए तो ये तो बहुत नुकसान की बात है ना। तो इसीलिए पैसे का जो रिटेंशन है ना, जो उसको सेफ गार्ड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं है कि आपने टैक्स सेविंग कर रखी है नहीं कर रखी, जिसके लिए मैंने आपको पीपीएफ भी बताया था, तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी म्यूचुअल फंड में होते हैं और जो एक्सचेंजेस होते हैं जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस तरीके के एक्सचेंजेस हैं जिसके ऊपर कोई भी इंस्ट्रूमेंट मतलब स्टॉक्स जैसे ये ट्रेड होते हैं, मतलब कि लोग खरीद बेच सकते हैं। एक्सचेंज ऐसा ही होता है। तो म्यूचुअल फंड की दुनिया में अगर हम घुसें तो ELSS करके एक म्यूचुअल फंड है जिसको कैटेगरी है ये, जिसको कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। हाँ जी। हाँ जी। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में भी आप साल के 1.5 लाख रुपए एक्चुअली आप इन्वेस्ट तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन टैक्स एग्जम्पशन आपको साल में 1.5 लाख रुपए ही मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के अंडर। ठीक है, तो आप इन्वेस्ट इसमें कितना भी कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें भी लॉक इन है 3 साल का मिनिमम, इसमें 3 साल का लॉक इन है, तो इसमें आप कितने भी पैसे डाल सकते हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। क्योंकि 3 साल तक जब छेड़ते नहीं है पैसे, तो आप हर रोज़ कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं, तो कंपाउंडिंग का उसको एक मौका मिलता है कि वो बढ़ जाए पैसा, है ना। जब हम रोज़ छेड़खानी करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। अच्छा, ये पीपीएफ से थोड़ा सा अलग कैसे है कि जब इसमें से पैसे बाहर निकलेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, ELSS में हाँ। जब भी पैसे बाहर निकलेंगे जी तो हम पे टैक्स लगेगा। बिल्कुल, और पीपीएफ से जब पैसे बाहर निकलेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर पीपीएफ में 8% के आसपास मिल रहे थे और ELSS में सपोज करिए कि हम लगाते हैं कि 13, 14, 15% मिलते हैं, तो जो भी पैसे मिलेंगे उस पर टैक्स लगेगा, तो वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो रिटर्न जितने दिखने में अच्छे हैं उतने नहीं हैं, लेकिन अगर आपने कोई इनकम जनरेट करी है तो उस पर इनकम टैक्स तो लगेगा ही, है ना। अच्छा, म्यूचुअल फंड में भी अगेन फिर से मेरे को ये देखना है कि आप शॉर्ट टर्म चाहते हैं या लॉन्ग टर्म चाहते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन है लॉन्ग टर्म का, वो है अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो NPS जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम। ये किसी भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म जैसे कि अभी आप ज़ीरोधा पे जा सकते हैं, ज़ीरोधा पे कॉइन है और ग्रो ऐप है, पेटीएम मनी है, ये बहुत सारे जितने भी हैं आप इन सब पे जा सकते हैं। और NPS और भी जगहों से मिलता है, डायरेक्टली भी ले सकते हैं NPS की ऐप है, तो बहुत सारी जगहों से मिल सकता है। लेकिन ये आखिरकार है क्या? ये आखिरकार एक म्यूचुअल फंड ही है। ये म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपसे पूछता है कि आप ना कंजर्वेटिव रहना चाहते हो, मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो या हाई रिस्क लेना चाहते हो, आप बता दो, है ना। और उसके हिसाब से एक बना देगा पोर्टफोलियो कि इतनी इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, इतना डेट मतलब अलग अलग टाइप की, हाँ, और इतना मतलब कुछ एक मिक्सचर सा बना देगा स्टॉक्स का, और वो आपको प्रेजेंट करेगा। आप या तो जो वो बता रहे हैं वो ले सकते हो या फिर अपने आप भी चूज़ कर सकते हो कि मुझे इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, मुझे डेट थोड़े से कम लेने हैं, ये सब चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या सीन है कि ये मिलेंगे पैसे आप डाल सकते हो हर महीने, लेकिन ये मिलेंगे आपको जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब, जो NPS में हम, हाँ जी, क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लानिंग है तो आप बीच में निकाल नहीं सकते, है ना। इसके और भी कुछ रूल्स हैं कि जब निकलते हैं पैसे तो उसमें से कुछ पैसा आपको एक साथ ही मिल जाता है और कुछ पैसा जो है वो आपको हर महीने मिलता है एज अ पेंशन,
इसका मेन क्योंकि इसका मेन मकसद ही यही है कि रिटायरमेंट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इतनी दूर मेरे को नहीं चाहिए, और मेरे को ये जो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल हटा दी गई है कि मुझे मिलेंगे नहीं 60 साल तक पैसे, तो म्यूचुअल फंड में दूसरे और भी रास्ते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि मेरे को मतलब कैसे एक निफ्टी 50 में डालना है कुछ पैसा, मतलब कुछ पैसा मुझे स्टॉक्स में डालना है, कुछ पैसा मुझे गोल्ड में डालना है, और कुछ पैसा मुझे डेट मनी मार्केट में डालना है। इस तरीके से आप कोई भी 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में से 3 म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं और उनमें पैसा डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं जो अपने आप से एडजस्ट होते हैं, चेंज करते रहते हैं। वो अपनी एलोकेशन, उनके पास ये पावर होती है कि हमें जो सा एसेट पसंद आ रहा है, कि इक्विटी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, हमें कमोडिटीज़ ज़्यादा पसंद आ रही हैं, हमें कुछ पसंद आ रहा है, तो वो अलग अलग चेंज कर पाते हैं म्यूचुअल फंड अपने ही पोर्टफोलियो को। तो उस फ्लेक्सी कैप में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि पराग पारेख एक फ्लेक्सी कैप है, बहुत सारे आपको मिलेंगे, मेरा किसी से एफिलिएशन नहीं है, तो आप फ्लेक्सी कैप भी देख सकते हैं। हमारा किसी से एफिलिएशन नहीं है इनमें से किसी पे भी। पहले एक नाम 3 आपने प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए थे कि ज़ीरोधा का कॉइन, ग्रो ऐप और पेटीएम मनी। और भी हैं लेकिन हाँ ये ऐसे मैंने एग्जांपल दिए थे। जैसे क्योंकि आप बिगनर हैं, आपने कभी किया नहीं है, तो इन तीनों को ही आप देख सकते हैं। ये वीडियो किसी से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, इन तीनों को शायद हम यूज़ कर चुके हैं, इसलिए इनका नाम हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें मतलब इनका नाम मुंह में था। ठीक है, अच्छा, अब वीडियो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि कुछ नॉलेज तो आपको गेन करनी पड़ेगी ही फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के लिए भी। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड का यहाँ पर सेक्शन ख़त्म होता है। अब आते हैं कि एक्सचेंज पे, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों के बारे में बात करें तो इन दोनों पे कुछ स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, और कुछ एक और चीज़ ट्रेड होती है जिसका नाम होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उनको कहते हैं ETF। ठीक है, तो ETFs जो हैं सबसे आसान लगते हैं मुझे। जब मैं बिगनर हूँ, जब मेरे को एक एक कंपनी को देखने की समझ नहीं है, उसमें इतने सारे रेशोज और डायग्राम्स और चार्ट बने रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे आसान है। तो ETFs क्या होते हैं कि ETFs के नाम होते हैं, जैसे कि ETF है निफ्टी 20 नाम का, है ना, जिसमें क्या है कि हमें पहली 50 कंपनियां जो सबसे बड़ी हैं भारत देश में, उनकी पूरी एक लिस्ट मिल गई, और जो हम एक तरीके से जब हम 500 रुपये अगर या 100 रुपये उस ETF में लगाते हैं तो वो सारी की सारी 50 कंपनियों में बट जाते हैं, और एक तरीके से हमने पूरी की पूरी 50 कंपनियों में कुछ ना कुछ छोटा छोटा अमाउंट निवेश कर दिया। ये है तरीका। अब कौन सी कंपनी ऊपर आ रही है इस बारे में हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ETF अपने आप संभाल लेगा। अगर कोई कंपनी सपोज करिए 45वें नंबर पे है और वो नीचे गिर जाती है, उसकी सेल घट जाती है कोई भी रीज़न से, अब वो 55 नंबर पे पहुंच गई है, तो अगर कोई कंपनी नीचे जाएगी तो जो 91 पे नंबर पे होगी वो 50वें पे चली जाएगी, तो मतलब चली जाती है ऐसे। हमेशा 50 जो टॉप की कंपनीज हैं वो तो टॉप 50 रहेंगी ना, कोई नीचे आएगी तो कोई ऊपर भी जाएगी, तो इसमें हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम जब भी इसमें करते हैं इन्वेस्ट, तो हमें बस इतना पता होता है कि हम जितने पैसे लगा रहे हैं वो सारी की सारी जो कंपनीज हैं ETF के अंदर इंक्लूडेड, उन सभी कंपनीज में ये पैसे लग जाएंगे। और आपको एक एक कंपनी के बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में पढ़ने की शायद उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बिगिनर हैं। तो मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि काफ़ी डर लगता है कि जब हम एक से एक इंस्ट्रूमेंट FD से बाहर निकल के और सोचते हैं, तो इसमें काफ़ी अपने आप को डिसीजन लेना टफ होता है। तो आसान से शुरू करिए, जो आसान है, जैसे कि निफ्टी 20 काफ़ी आसान है, मैंने खुद ने वहीं से शुरू किया था, तो वो वहाँ से आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, निफ्टी 20 से शुरू कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स तो देखिए बहुत सारे होते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि मैं अभी जितनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी एजम्पशन पे बता रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कि आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग एजम्पशंस पे बता रहे हैं। राइट, ठीक है।
तो ये था आपके सवाल का एक बहुत लॉन्ग आंसर, बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर। तो अगर आपको इसका स्पेसिफाइड आंसर चाहिए तो प्लीज़ हमें और इन्फॉर्मेशन दीजिए, और हमारे साथ जूम कॉल पे भी आप जुड़ सकते हैं और उसके बाद हमसे क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। और जो आप या और ऐसे लोग जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हमारे साथ जूम कॉल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही प्यारी सी मास्टर क्लास हमने 1 घंटे की बनाई है इसके बारे में और बताने के लिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वो भी देख के और जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपके किसी काम की आ रही है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को या आपके खुद के जिसके भी सारे क्वेश्चंस हैं हमें भेजिए, और हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देके आपके सामने आते रहेंगे। मैं हूँ चेष्टा शर्मा। मैं हूँ कीर्तिमान शर्मा। थैंक यू। नमस्कार।